इस गहरे अध्याय में स्वागत है। आज आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में जितना मशहूर है, उतना ही रहस्यमयी भी है। बिल्कुल सही बात है। और आज का हमारा मिशन ये है कि इस स्रोत के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक ऐसी यात्रा पर चला जाए जो सीखने के साथ साथ थोड़ा हैरान भी करेगी। हाँ, और हैरानी वाली बात इसलिए क्योंकि हम 4500 साल पुरानी दुनिया की बात कर रहे हैं। वही तो। क्या कभी ध्यान दिया गया है इस बात पर कि आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग ढंग से बस्तियां भी नहीं बसा पाए थे, तब यहाँ लोग ऐसे शहरों में रह रहे थे जिनका डिजाइन एकदम मॉडर्न ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, उनके घरों में बाकायदा फ्लश टॉयलेट्स और अंडरग्राउंड नालियां मौजूद थीं। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि 4500 साल पहले इतनी एडवांस्ड प्लानिंग थी। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। अब अगर हम कार्बन 14 डेटिंग के साइंटिफिक आंकड़ों पर गौर करें, तो इस सभ्यता का जो सबसे मान्य और प्रामाणिक समय निकल कर आता है, वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का है। और ये सिर्फ दक्षिण एशिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता नहीं थी, बल्कि इसका जो आकार था, जो इसका स्केल था, वो सच में अचंभित करने वाला था। मतलब बाकी सभ्यताओं के मुकाबले काफी बड़ी थी ये। सही कहा। अपने समकालीन सभ्यताओं जैसे इजिप्ट यानी मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, इन सब के मुकाबले इंडस वैली का विस्तार सबसे बड़ा था। स्रोत के मुताबिक इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। 1 मिनट, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर? हाँ, 8 लाख। अगर मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी दिया जाए ना, तो भी हड़प्पा सभ्यता का दायरा उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ा था। वाह! उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन के इतने बड़े इलाके में एक जैसी सभ्यता का फैलना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। और इसकी खोज की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। हाँ, स्रोत में बताया गया है कि कैसे 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की थी और फिर ठीक 1 साल बाद 1921 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदारो में। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। क्योंकि कई दशकों तक दुनिया यही मानती थी कि भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, लेकिन 1924 में जब जॉन मार्शल ने आधिकारिक तौर पर इस नई सभ्यता की घोषणा की, तब सब बदल गया। बिल्कुल बदल गया। दुनिया भर के इतिहासकारों को अपनी किताबें दोबारा लिखनी पड़ गई थी उस वक्त। और हाँ, जॉन मार्शल ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। पर एक बात जो स्रोत से बहुत अच्छे से समझ आती है, वो ये कि इतनी बड़ी सभ्यता कोई रातों रात जादू से तो खड़ी नहीं हो गई होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत लंबा और क्रमिक विकास हुआ था। स्रोत इस विकास को 4 प्रमुख चरणों में यानी फेजेस में बांटता है। अच्छा, वो 4 फेजेस कौन से हैं? पहला है प्री हड़प्पन चरण, जो 7000 से 3300 बीसीई तक चला। इस दौरान मेहरगढ़ जैसी जगहों पर हमें खेती और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। और एक बहुत खास बात, हाँ, दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन की खेती यहीं शुरू हुई थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस कॉटन ने आगे चलकर पूरी दुनिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नींव रखी, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। तो मतलब वो लोग सिर्फ शिकार या बेसिक खेती पर निर्भर नहीं थे, वो लोग बाकायदा कैश क्रॉप्स उगा रहे थे उस वक्त। एग्जैक्टली। फिर आता है अर्ली हड़प्पन चरण, जो 3300 से 2600 बीसीई तक था। इस दौर में लोग छोटे गांवों से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ने लगे थे और इसी समय इंडस स्क्रिप्ट की भी शुरुआत हुई। वो लिपि जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। हाँ, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर आता है तीसरा और सबसे अहम चरण, मैच्योर हड़प्पन या पूर्ण विकसित चरण। और इसका समय क्या था? ये 2600 से 1900 बीसी तक रहा। यही वो दौर है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, जब उनके वो पक्की ईंटों वाले बड़े बड़े शहर अपने पूरे शबाब पर थे। और आखिरी चरण? वो है लेट हड़प्पन चरण, 1900 से 1300 बीसी के बीच। ये उनके पतन का समय था, जब वर्षा में कमी आई और लोग शहरों को छोड़ने लगे थे। सही। और अगर इस सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को नक्शे पर देखा जाए, तो स्रोत के अनुसार इसका आकार एकदम त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर था। हाँ, एक विशाल ट्रायंगल। उत्तरी छोर मांडा, जो जम्मू में है, वहां से लेकर दक्षिणी छोर दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिमी छोर सुटका गेंडोर तक, जो आज पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है। इतने बड़े इलाके में एकरूपता बनाए रखना ये सबसे बड़ी चुनौती रही होगी उनके लिए।
और उनकी अर्बन प्लानिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके शहरों का डिजाइन बिल्कुल एक चेसबोर्ड जैसा था। बिल्कुल। सड़कें एक दूसरे को एकदम राइट एंगल पर काटती थीं। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि उस वक्त मिस्र जहां धूप में सुखाई गई ईंटें इस्तेमाल कर रहा था, वहीं हड़प्पा के लोग पकी हुई ईंटें और जिप्सम मॉर्टर का इस्तेमाल करते थे। पकी हुई ईंटें बनाना इतना आसान थोड़ी ना है। सही बात है। उसके लिए बड़े भट्टे चाहिए, लकड़ी चाहिए, एक स्टैंडर्ड सांचा चाहिए। ये उनके तकनीकी कौशल को दिखाता है। और उनका सैनिटेशन सिस्टम, वो तो आज के हिसाब से भी एक चमत्कार है। हड़प्पा के लोग सफाई के कितने बड़े दीवाने थे, ये उनके अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से पता चलता है। नालियां पत्थर की पट्टी से ढकी होती थी और क्लीनिंग के लिए रेगुलरली मैनहोल्स बनाए गए थे। आज के जमाने में भी कई शहरों में ओपन ड्रेनेज की समस्या है, और वो लोग 4500 साल पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज और दुनिया के सबसे पहले फ्लश टॉयलेट्स बना चुके थे। वही तो। अब जब हम इस स्तर की प्लानिंग और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ध्यान तुरंत किसी राजा या तानाशाह की तरफ जाता है ना। हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है कि कोई बहुत शक्तिशाली राजा रहा होगा। लेकिन स्रोत में जो बात सामने आती है वो ये कि वहां कोई बड़े मंदिर या महल नहीं मिले। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये इशारा करता है कि यहाँ किसी एक राजा या पुजारी का शासन नहीं था। तो फिर पूरा सिस्टम चलाता कौन था? शायद व्यापारी वर्ग, मर्चेंट्स का एक ग्रुप रहा होगा जो एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट चला रहे थे। एक ऐसी समिति जो मुनासिब ढंग से पूरी म्युनिसिपल प्लानिंग को हैंडल करती थी। ये तो सच में बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी। चलिए अब कुछ प्रमुख स्थलों यानी मेजर साइट्स और वहां मिली हैरान अंगेज खोजों की बात करते हैं। जरूर। मोहनजोदारो से शुरू करते हैं। हाँ, जिसका मतलब है माउंट ऑफ डेड या मुर्दों का टीला। ये उनका सबसे बड़ा स्थल था। यहाँ वो मशहूर ग्रेट बाथ मिला था ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ नहाने के लिए नहीं था, बल्कि कर्मकांड या रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ से ब्रॉन्ज की बनी डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, पशुपति महादेव की सील मिली है और एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति भी, जिसे लोग अक्सर प्रीस्ट मानते हैं। और हड़प्पा में क्या मिला था मुख्य रूप से? हड़प्पा में बड़े बड़े अनाज के भंडार मिले हैं, जिन्हें ग्रेनरीज कहा जाता है, और इंसानी शरीर की सैंडस्टोन की बहुत ही बारीक मूर्तियां भी मिली हैं। एक जगह जिसके बारे में पढ़कर मुझे बड़ा मजा आया वो थी लोथल, जो गुजरात में है। स्रोत में इसे आईवीसी का मैनचेस्टर कहा गया है। हाँ, क्योंकि ये दुनिया का पहला मैनमेड टाइडल पोर्ट था। सोचिए उस जमाने में टाइड्स को समझना और पोर्ट बनाना, और यहीं पर वो डबल बेरियल भी मिला था ना, जहां एक साथ 2 शव दफनाए गए थे। सही कहा। और चावल की भूसी या राइस हस्क के प्रमाण भी यहीं से मिले। इसके अलावा राजस्थान का कालीबंगन भी बहुत अहम है। वहां जुते हुए खेत और आग की वेदियां, फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जो इशारा करती हैं कि वहां बलिदान या यज्ञ जैसी कोई प्रथा रही होगी। फिर धोलेवीरा है, जो अपने अनोखे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, पानी बचाने की तकनीक के लिए मशहूर है। वहां डैम्स और एक बड़ा स्टेडियम भी मिला है। और सुरकोटिदा, वो एकमात्र ऐसी जगह है जहां से घोड़े की हड्डियां मिलने का दावा किया जाता है। हालांकि उस पर थोड़ी बहस अभी भी है। पर इन सब में मेरी सबसे पसंदीदा जगह है चन्हूदारो। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि वहां की एक कहानी बहुत रिलेटेबल लगती है। वहां एक ऐसी ईंट मिली है जिस पर एक कुत्ते के पैरों के निशान है, जो एक बिल्ली का पीछा कर रहा है। हाँ, मतलब एक बिल्ली भाग रही होगी, पीछे कुत्ता होगा, और दोनों किसी गीली ईंट पर चढ़ गए होंगे जो सूखने रखी थी। इतनी बड़ी बड़ी ग्रैनरीज और डैम्स की बातों के बीच ये छोटा सा किस्सा याद दिलाता है कि वो लोग भी बिल्कुल हमारी तरह थे। उनकी जिंदगी में भी ऐसी छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें होती थीं। ये वाकई इतिहास को थोड़ा और करीब ले आता है। वैसे चन्हूदारो और लोथल एक और चीज के लिए मशहूर थे। वहां बीड मेकिंग यानी मोतियों के बड़े कारखाने थे। उनका व्यापार तो वैसे भी बहुत फैला हुआ था ना। बहुत ज्यादा। मेसोपोटामियन लोग तो इंडस क्षेत्र को बाकायदा मिलूहा कहते थे, और उस वक्त मेटल मनी यानी सिक्के तो थे नहीं, तो व्यापार बार्टर सिस्टम पर चलता था। इस व्यापार में उनके माप तौल यानी वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। उनके पास चौट पत्थर से बने क्यूबिकल वेट्स थे, और नीचे के वजन बाइनरी थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, और ऊपर के वजन डेसिमल सिस्टम पर आधारित थे। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी अत्यधिक नियंत्रित और एडवांस थी। एक स्टैंडर्ड वेट सिस्टम का इतने बड़े इलाके में होना किसी भी आधुनिक व्यापारिक समझौते से कम नहीं है। और कला और शिल्प में भी वो आगे थे।
ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाने के लिए सिरे पर्ड्यू या लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते थे वो, जिसमें मोम का मॉडल बनाकर उसे पिघलाकर धातु डाली जाती है। डांसिंग गर्ल की मूर्ति इसी टेक्निक से बनी है। और कपास का उत्पादन तो था ही, जिसे ग्रीक लोग सिंडन कहते थे। लेकिन इस सभ्यता का एक रहस्य जो सबसे बड़ा है वो है उनकी लिपि, 400 से 600 साइंस वाली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये बहुत निराशाजनक भी है इतिहासकारों के लिए। ये लिपि बुस्ट्रोफेडॉन स्टाइल में लिखी जाती थी, यानी एक लाइन राइट से लेफ्ट और अगली लाइन लेफ्ट से राइट, जिसे पढ़ना पाने की वजह से हम उनके धर्म और मान्यताओं को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। पर जो स्रोत बताते हैं उसके मुताबिक ये सभ्यता मुख्यतः सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष थी। हाँ, धर्म उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर हावी नहीं था। लोग मदर गॉडेस या मात्रा देवी की पूजा करते थे और एक प्रोटो शिवा या पशुपति की सील भी मिली है, जिसमें वो एक हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस से घिरे हुए हैं। और जानवरों में एक सींग वाला यूनिकॉर्न और कुबड़ वाला बैल भी उनके लिए पवित्र थे। भूत प्रेतों से बचने के लिए एम्यूलेट्स या तावीज का इस्तेमाल भी होता था। लेकिन फिर लगभग 1800 BCE में इस शानदार सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इतनी बड़ी सभ्यता खत्म कैसे हुई? इस पर मुख्य रूप से 2 थियोरी हैं और स्रोत दोनों को बिना किसी पक्षपात के रखता है। पहला है आर्य आक्रमण या आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसमें बाहर से आए लोगों को जिम्मेदार माना जाता है। और दूसरा है प्राकृतिक कारक, नेचुरल फैक्टर्स, जैसे भूकंप आना, नदियों का सूखना, खासतौर पर सरस्वती नदी का, और बारिश के पैटर्न में बदलाव आना, जिसने उनकी खेती तबाह कर दी। आज के ज्यादातर वैज्ञानिक इस दूसरी थियोरी को ही ज्यादा ठोस मानते हैं। और जब हम हड़प्पन सभ्यता की तुलना उसके बाद आने वाले वैदिक युग से करते हैं तो एक बड़ा अंतर दिखता है। हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक कल्चर मुख्य रूप से गांव पर आधारित थी। फसल में भी अंतर था। हड़प्पन लोग गेहूं और मटर जानते थे, जबकि वैदिक लोग मुख्य रूप से जौ ये बार्ली का उपयोग करते थे। और जानवरों का जिक्र करें तो हड़प्पा लोगों के लिए बाघ और गेंडा आम थे, पर शुरुआती वैदिक लोगों के लिए ये अनजान थे। सबसे बड़ा अंतर तो घोड़े को लेकर है। वैदिक समाज में घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद में ही घोड़े का जिक्र 215 बार मिलता है, पर हड़प्पन लोगों के यहाँ इसका प्रयोग ना के बराबर था। ये सारी बातें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इस चर्चा को समेटते हुए अगर देखा जाए कि श्रोताओं के लिए इस पुरानी सभ्यता के बारे में जानना क्यों जरूरी है, तो एक बात साफ होती है कि मानव विकास सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं कि वक्त के साथ हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, पर 4000 साल पहले उनके पास ऐसी म्युनिसिपल प्लानिंग और सैनिटेशन था जो शायद आज भी कई आधुनिक शहरों के पास नहीं है। वो ज्ञान, वो तकनीक एक समय पर पूरी तरह खो गई थी। यही बात इसे इतना प्रभावशाली बनाती है। और आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो स्रोत में दी गई जानकारी से थोड़ा आगे की बात है। जरूर, क्या विचार है? हमने अभी बात की कि हड़प्पन सभ्यता की लिपि अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। हम उनकी बातें नहीं पढ़ सकते। अब अगर सोचा जाए तो क्या 4000 साल बाद जब भविष्य की कोई और सभ्यता हमारे डिजिटल हार्ड ड्राइव्स, हमारे स्मार्टफोन्स, इमोजीज और इंटरनेट मीम्स की खुदाई करेगी और मान लीजिए वो हमारा पासवर्ड डिकोड नहीं कर पाए, तो क्या हम भी उनके लिए उतने ही रहस्यमयी बन जाएंगे जितने आज हड़प्पन हमारे लिए हैं? ये बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। क्या हमारी सभ्यता का सारा ज्ञान, हमारा सारा डिजिटल डेटा एक ऐसे ही अनडिसाइफर्ड रहस्य में खो जाएगा? किसी दिन हम भी सिर्फ एक पहेली बनकर रह जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा। बिल्कुल। और इसी गहरे सवाल के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। आज की यात्रा यहीं तक। स्रोत के जरिए जानी गई ये बातें उम्मीद है कि नए नजरिए से इतिहास को देखने में मदद करेंगी।